देखिए आपका जो क्वेश्चन बनता है, कंसेप्चुअल कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जमानत शब्द को परिभाषित करिए, यानी कि बेल होती क्या है इसको डिफाइन करिए। और इसी में आपका पुछल्ला जोड़ देगा, या तो ये दे देगा कि जमानती अपराधों में कब जमानत ली जा सकेगी, ये दे देगा। या ये दे देगा कि उन प्रावधानों का उल्लेख करिए जहाँ की साधिकार जमानत पाई जा सकती हैं, यानी कि अधिकार के रूप में। या ये दे सकता है कि अजमानती अपराध में कब जमानत पाई जा सकती है बताइए। या ये दे सकता है कि अग्रिम जमानत क्या होती है बताइए। या अंतर भी दे देता है कि सामान्य जमानत और अग्रिम जमानत में अंतर क्या है। फिर एक क्वेश्चन आपका अगला बनता है कि सशर्त जमानत किसे कहा जाता है और कौन कौन सी वे शर्तें हैं जो जमानत देते समय आपका लगाई जा सकती हैं। यूपी में आपका बन चुका है। तो आइए एक एक क्वेश्चन इसमें जो मेन मेन क्वेश्चन है आपका अग्रिम जमानत, साधिकार जमानत और आपका जमानती अपराध में जमानत और जमानती और नहीं आपका सामान्य जमानत और अग्रिम जमानत में डिफरेंस क्या है। तो जमानत शब्द को थोड़ा बहुत याद रखना है, दिमाग में बैठाना है कि बेल या जमानत शब्द को आपका दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। तो जब किसी शब्द की परिभाषा नहीं दी जाती तो दो आप मने दो तरीके से उसको परिभाषित आप करेंगे। पहला, एक सामान्य परिभाषा अपनी बनाई जाती है। दूसरा, अगर कोई विद्वान उसको परिभाषित किया है तो उस विद्वान की परिभाषा देखी जाती है। और तीसरा आपका, क्या न्यायालय ने निर्णय द्वारा इस शब्द को परिभाषित किया है। तो तीन परिभाषाएं लिखिएगा, एक सामान्य, एक आपका विद्वान की, और तीसरा आपका जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय के माध्यम से जमानत को परिभाषित किया। तीन तरीके से हम बता रहे हैं। देखिए आपका सामान्यतः जमानत का अर्थ किसी विधिक अभिरक्षाधीन व्यक्ति की इस शर्त पर रिहाई है कि न्यायालय द्वारा आहूत किए जाने पर, आहूत मने बुलाए जाने पर, न्यायालय द्वारा आहूत किए जाने पर उसे निश्चित तिथि, स्थान तथा समय पर न्यायालय में हाजिर होना होगा। यानी कि कोई व्यक्ति कस्टडी में है, उस व्यक्ति को कस्टडी से छोड़ दिया जाता है, लेकिन इस कंडीशन पर छोड़ा जाता है कि जब जब न्यायालय बुलाएगा उस समय पर, उस स्थान पर और वह उस तिथि पर वह क्या होगा, हाजिर। यही आपका जमानत कहा जाता है। विधि शास्त्री यानी कि विधि शास्त्री कोब ने भी, यानी कि कोब ने भी इसको परिभाषित करते हुए यह कहा है कि जमानत किसी कैदी की उपस्थिति की वह प्रतिभूति है जिसे देने पर वह अभियुक्त जांच या अन्वेषण या विचारण की लंबितावस्था में मुक्त कर दिया जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति बंदी है, कैदी हैं, और उसके खिलाफ किसी अपराध की जांच या विचारण या अन्वेषण चल रहा है। इस दौरान वह गारंटी देता है, और गारंटी देता है अपनी उपस्थिति की कि जब जब न्यायालय हमें बुलाएगा हम क्या होंगे, हाजिर। इस आधार पर उसे, उस कैदी को, उस अभिरक्षाधीन व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है। यानी कि सबका इरादा एक ही है, बस शब्दों का क्या किया गया है, अलग अलग प्रयोग किया गया है, इरादा वही है। देखिए आपका चंपालाल चंपालाल सी एन, चंपालाल सी एन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के बाद में
आपका 1975 ईस्वी में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जमानत शब्द को परिभाषित करते हुए यह कहा कि जमानत का अर्थ किसी व्यक्ति से नियत तारीख को न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए प्रत्याभूति है। यानी कि किसी व्यक्ति से गारंटी ली जाती है कि जब न्यायालय जो नियत तिथि करेगा, निर्धारित जो करेगा तिथि, उस तिथि पर वह व्यक्ति न्यायालय में हाजिर होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? बेल, यानी कि जमानत। आइए आपका देखा जाए आगे। जमानत कल भी हम बताए थे कि जमानत के उद्देश्य के लिए अपराधों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक आपका जमानती अपराध और दूसरा अजमानती। अब जमानती और अजमानती में आपका 6-7 अंतर कल बताया गया था। अब क्वेश्चन का मॉडल देखिए। क्वेश्चन का मॉडल पहला ये सामान्य बन सकता है कि उन प्रावधानों का उल्लेख करिए जिसमें जमानती अपराध में जमानत की मांग की जा सकेगी। तब आपका 436 लिखना है। और अगर आपका अजमानती अपराध में पूछे तो 437 और 439 अजमानती में। इसी में अगर अग्रिम जमानत पूछ ले तो 438 लिखना है। एक और समस्यात्मक क्वेश्चन आपका 436 ए से पूछा जा रहा है, उसको हम अलग से बता देंगे। तो आइए पहले जमानती अपराध में देख लिया जाए। जमानती अपराध में जमानत, जहां तक जमानती अपराध में जमानत की बात है, इस संहिता की धारा 436 में जमानती अपराध में जमानत लिए जाने या साधिकार जमानत लिए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जब जमानती अपराध के आरोपी व्यक्ति से भिन्न जब अजमानती अपराध के आरोपी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अजमानती अपराध के अलावा, तो अजमानती अपराध के अलावा जो अपराध सीआरपीसी में है कौन है? जमानती। देखिए सीधे सीधे भी तो लिख सकता था, सीधे सीधे ये लिखा जा सकता है कि जमानती अपराध, एक सेकंड भाई, बैरक निकाल लिया जाए। देखिए जब अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है। पहले इतना शब्द समझिए, यानी कि यह जो 436 धारा का क्लास 1 है, यह तब लागू होगा जब कोई जब अजमानती अपराध से भिन्न अपराध किया हो अभियुक्त। अजमानती अपराध से भिन्न अपराध का मतलब जमानती अपराध किया हो। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि अभियुक्त व्यक्ति से माने इसके अलावा भिन्न, अगर पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है। यहाँ भी आपको समझना है कि अगर वारंट न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था तब क्या होगा और ये धारा कब लागू होगी? तो अगर न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है तो उसका नियम अलग है। 436 केवल तब लागू होगी जब वारंट के बिना जमानती अपराध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया हो। ये भी सतर्क रहना है। निरुद्ध माने बंदी बनाया गया हो, डिटेन करना, उसकी चेष्टाओं को रोक देना, अलग अलग शब्द हैं भाई। देखिए हर एक शब्द मैं फिर बता दूं,
ला में कोई भी शब्द किसी शब्द का पर्यायवाची नहीं होता। एक बात याद रखिए, हर एक शब्द का अपना अलग अलग अर्थ होता है। चाहे गिरफ्तारी कहिए, अभिरक्षा कहिए, निरुद्ध कहिए, बंदी बना लिया गया कहिए, कैदी कहिए, आपका सभी का अर्थ आपका अलग अलग होता है। तो ला में कोई भी शब्द किसी का पर्यायवाची नहीं होता, ये दिमाग में बैठा लीजिए। भले हम आसान भाषा में उसको बता देते हैं, लेकिन आसान भाषा में केवल और केवल समझाने के लिए बताया जाता है, कोई शब्द किसी का पर्यायवाची नहीं होता। अब आप कहेंगे कि निरुद्ध किया गया, तो निरुद्ध मतलब ये हुआ कि उसकी चेष्टाओं पर रोक लगा दी गई, बंदी बना लिया गया। और अब ये अभिरक्षा, गिरफ्तारी, निरुद्धि में भाई अंतर है, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, किसी दिन हम बता देंगे। आगे देखिए, निरुद्ध किया जाता है या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है। तो यहाँ न्यायालय शब्द का उल्लेख किया गया, एक और पॉइंट पकड़ना है, न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है। हाजिर होता है का मतलब स्वेच्छा से हाजिर हो गया, और लाया जाता है मतलब कि पुलिस द्वारा लाया गया। तो ऐसे, और जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है, तो उस बीच किसी समय या ऐसे न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में अगर जमानत देने के लिए तैयार हैं, तब ऐसा व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। यानी कि कौन ऐसे व्यक्ति को जमानत पर, जमानती अपराध में जमानत देने में कौन सक्षम है? तो दो प्राधिकारी सक्षम हो गए, एक न्यायालय और एक पुलिस अधिकारी। यानी कि थाने का भार साधक अधिकारी थाने से ही जमानत दे सकता है, पहला। और दूसरा, कोई न्यायालय जिसके समक्ष अभियुक्त लाया जाता है या हाजिर होता है, वह भी जमानत देने में सक्षम है। तो अगर ऐसा व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है, तब ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। छोड़ दिया जाएगा शब्द मतलब बाध्यकारी है, उसे आपका छोड़ दिया जाएगा मतलब कि जेल नहीं भेजा जाएगा, हर हाल में उसे क्या किया जाएगा? छोड़ा जाएगा। लेकिन कब? जबकि वह जमानत देने के लिए क्या है? तैयार। अब यही समस्या आपका उत्पन्न होगी, और उत्पन्न भी होती है। देखिए, आपका समस्या ये उत्पन्न होती है कि जो गरीब हैं, निर्धन है, दरिद्र हैं, दुखी हैं, शोषित हैं, अगर वह जमानती अपराध किया है, गिरफ्तार हो जाता था, तो अब जमानत लेने वाला कोई उसकी नहीं था, और उसके पास अधिवक्ता भी नहीं होता था। और बड़े लोग जो होते थे, उनके लिए हजारों लोग आपका जमानत लेने के लिए, यानी कि जमानतदार के रूप में या प्रतिभू के रूप में या गारंटर के रूप में खड़े रहते थे कि चेहरा हम दिखा दें, हम जमानत लेंगे तो हम। ये आर्टिकल 14 यानी कि समता के अधिकार का क्या था? उल्लंघन। अनुच्छेद 39A का भी उल्लंघन था, जहाँ की समान न्याय की बात की गई है कि चाहे गरीब हो या अमीर, उसे समान न्याय प्रदान किया जाएगा। तो ऐसी दशा में आपका 2005 में इस धारा में संशोधन किया गया, और संशोधन करके इस स्थिति को दूर करने का प्रयास किया गया। देखिए, परंतु क्या कहता है? परंतु यदि ऐसा अधिकारी या न्यायालय ठीक समझता है, तो वह ऐसे व्यक्ति से जमानत लेने के बजाय उसके इसमें इसके पश्चात उपबंधित प्रकार से अपने हाजिर होने के लिए प्रतिभुओं रहित मतलब बिना जमानतदार के बंध पत्र यानी कि बांड निष्पादित करने पर उसे डिस्चार्ज कर सकता है, उन्मोचित कर सकता है। और यदि ऐसा व्यक्ति निर्धन है और जमानत देने में असमर्थ है, तो उसे ऐसे उन्मोचित करेगा, यानी कि छोड़ देगा।
इसका मतलब ये आया कि अगर ऐसा व्यक्ति जमानत लेने में असमर्थ है, यानी कि जमानतदार लाने में असमर्थ है, प्रतिभू देने में असमर्थ है, तो न्यायालय उसके स्वयं के बांड पर, यानी कि उसे उन्मोचित कर सकता है। और अगर ऐसा व्यक्ति निर्धन है तो उसे स्वयं के बांड पर बिना जमानतदार के आपका उन्मोचित किया जाएगा। अब बाध्यकारी हो गया है। अब निर्धन किसे माना जाएगा, तो स्पष्टीकरण भी याद रखना है कि निर्धन उसे माना जाएगा जो 7 दिन तक अपनी जमानत लेने में असमर्थ है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि 7 दिन तक अगर उसे कोई जमानतदार नहीं मिलता, कोई सियोटी या प्रतिभू नहीं मिलता, तो न्यायालय यह उपधारित करेगा कि वह निर्धन है और उसके स्वयं के बांड पर क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। ये आपका नियम है, यानी कि ये गरीबों के लिए कल्याणकारी नियम है। ये 2005 में संशोधन करके जोड़ा गया और 2006 से आपका लागू किया गया, 23/6/2006 से। अगला स्पष्टीकरण के बाद आपका प्रोविजो है। देखिए प्रोविजो क्या बताती है। परंतु यह और कि इस धारा की कोई बात धारा 116 की उपधारा 3 या धारा 446 ए के उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को धारा 116 के क्लाज 3 के तहत गिरफ्तार किया गया है या 446 ए के प्रावधानों के तहत, तो भले वह जमानती अपराध हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और 436 के प्रावधान लागू होंगे कि नहीं होंगे, नहीं होंगे। अब उतना डिटेल में नहीं लिखा जाता, आपका समझने के लिए अब इंटरव्यू का ये क्वेश्चन है, मेंस में बस इतना लिख देना है। अब खंड 2 देखिए। खंड 2 आपका ये है कि खंड 2 देखिए, उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहाँ कोई व्यक्ति हाजिरी के समय और स्थान के बारे में जमानत पत्र की शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जमानत, यानी कि उसे जमानत दी गई थी, मामला जमानतीय था और जमानत में इस शर्त पर दी गई थी कि जब जब न्यायालय उसे बुलाएगा उस समय, उस तिथि को और उस समय, उस स्थान पर और उस तिथि को वह हाजिर होगा। और जिसको जमानत दी गई है वह ऐसा करने में असफल रहता है, यानी कि उस डेट को हाजिर नहीं होता, जिस डेट को उसे क्या होना है, हाजिर। वहाँ न्यायालय उसे, जब वह उसी मामले में किसी पश्चातवर्ती अवसर पर न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है माने आत्मसमर्पण कर देता है, स्वेच्छा से न्यायालय में आता है, या अभिरक्षा में लाया जाता है। अभिरक्षा में लाया जाता है का मतलब ये हुआ कि जब वह नहीं आया तो सीआरपीसी की धारा 89 के तहत गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और न्यायालय में क्या किया है, पेश। भाई दोनों शब्दों का मतलब अलग अलग है। हाजिर होता है मतलब स्वेच्छा से आ गया, और अभिरक्षा में लाया जाता है मतलब पकड़ कर क्या किया गया, लाया जाता है। जमानत पर छोड़ने से इनकार कर सकता है, यानी कि न्यायालय अब उसे भले ही वह जमानती अपराध किया हो, जमानत पर छोड़ने से क्या कर सकता है, इनकार। और ऐसे किसी इनकारी का ऐसे जमानत पत्र से आबद्ध किसी व्यक्ति से धारा 446 के अधीन उसकी शास्ति देने की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सही बात है कि इस धारा में जमानत का निरस्तीकरण नहीं लिखा है, बस ये लिखा है कि अगर वह पश्चातवर्ती अवसर पर न्यायालय में हाजिर होता है या लाया जाता है उसी मामले में,
तो अब न्यायालय माने अब वह साधिकार जमानत की मांग नहीं कर सकता। लेकिन न्यायालय की जो शक्ति 446 में है उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 446 में क्या है कि जो लोग पहली बार उसकी जमानत लिए थे और बांड भरे थे, अब न्यायालय उस बांड को क्या कर लेगा, जब्त। और जब्त करके 446 के तहत जमानत को क्या कर देगा, निरस्त। यानी कि देखिए कहीं भी धारा में सही बात है कि जमानत के निरस्तीकरण की बात न करके जमानत देने से डिनाई की बात की गई है। तो जो पहले जमानत ली गई थी, आखिर उस जमानत को अब रद्द करना है। तो इसी खंड में एक धारा इंडिकेट की जा रही है कि न्यायालय की जो 446 के तहत शक्ति है कि बांड को क्या कर ले, प्रतिभूओं के जब्त, उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जमानती अपराधों में जमानत का निरस्तीकरण ये सही बात है कि धारा 446 के तहत होगा। और वह जो गारंटर थे उनकी प्रति जो गारंटी थी उसको जब्त करके रद्द कर देगा न्यायालय और घोषणा कर देगा कि ये जमानत इनकी रद्द की जाती है। अब दोबारा जब इनकार कर दिया है तो भाई साधिकार आप नहीं मांग सकते। हाँ, अब हो सकता है 1 हफ्ते बाद 10 हफ्ते बाद दे दे, लेकिन फिर से नया आपको गारंटर लाना पड़ेगा। गारंटर माने जमानतदार। पुराने जमानतदार काम नहीं करेंगे क्योंकि उनकी प्रतिभू जो दिए थे वो अब क्या हो गई है, 446 में जब। इस प्रकार जमानती अपराधों में कब जमानत दी जाएगी ये बताया गया। अगला ये मॉडल देखा जाए, इसको अब हटाइए। अब अगला मॉडल आपका जो पूछा जाता है कि आपका जो पूछा जाता है अगला मॉडल, देखिए आपका एक समस्यात्मक क्वेश्चन इस पर बना दिया जाए, उसके बाद अगला मॉडल चला जाए। समस्या भाई बन सकती है, ये जो समस्या है एच से लेकर आपका मैंने कह सकते हैं कि तमाम इस समय कंपटीशनों में आ रही हैं। थोड़ा सतर्क रहना है। देखिए सतर्क ये रहना है, 436 ए हम बता रहे हैं। इसको देखिए आपका बेयर एक्ट की भाषा में न पढ़िएगा, मैं फिर बता दूं, इसको अपनी भाषा में आप पढ़िएगा। ये जो आपका धारा है 436 है, ये 2005 में जोड़ी गई और 23/6/2006 से लागू है। यहाँ आपका समस्यात्मक क्वेश्चन बन सकता है और बन भी रहा है। बस 2-4 मिनट की धारा है। देखिए आपका मैंने इसमें आपका कहा क्या गया है। देखिए इसमें ये कहा गया है कि अगर किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति है और अन्वेषण जांच या विचारण के दौरान वह अभिरक्षा में है और ऐसे अपराध किया है जिसमें कि आपका मृत्युदंड से दंडनीय वह अपराध नहीं है। यानी कि अपराध वह ऐसा किया है जिसमें फांसी की सज़ा नहीं हो सकती, अन्य सजाएं हो सकती हैं। तो कौन सी सजाएं हो सकती हैं, कारावास की, या तो आजीवन कारावास या 20 वर्ष का या 10 वर्ष का या 5 वर्ष का। फिर एक बार देखिए, अगर किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति हैं और मृत्युदंड से दंडनीय भिन्न अपराध किया है और अन्वेषण जांच या विचारण के दौरान वह अभिरक्षा में है, तो ऐसी दशा में जितना अधिकतम दंड उस मामले में उसे दिया जा सकता है, यदि अधिक आधा से अधिक समय तक वह अभिरक्षा में व्यतीत कर चुका है, तो सामान्यतः उसे जमानत दे दी जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अपराध का अभियुक्त है, अधिकतम सजा 10 साल उसे हो सकती थी। अगर अंडर ट्रायल 5 वर्ष तक वह बिना जमानत के ही जेल में रह चुका है, तो सामान्यतः 5 वर्ष बाद उसे क्या की जाएगी, जमानत दे दी जाएगी। लेकिन किसी भी हाल में
उस अपराध के लिए जो अधिकतम अवधि है लेकिन किसी भी हाल में उस अपराध के लिए जो अधिकतम कारावास की अवधि है उससे अधिक दिनों तक उसे अभिरक्षा में यानी कि जेल में नहीं रखा जाएगा। यानी कि उदाहरण, दो तीन उदाहरण थोड़ा गौर करिए। यहाँ आईपीसी की एक धारा आपको कोरिलेट करनी पड़ेगी 57, यानी कि आईपीसी की एक धारा भी कोरिलेट करनी पड़ेगी। कौन सी धारा? 57। पहले एक उदाहरण सामान्य देखिए। एक एक अभियुक्त है अंडर ट्रायल, यानी कि अभी जांच विचारण अन्वेषण चल रहा है, वह गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है। ऐसे अपराध में वह ऐसा अपराध किया है जिसमें अधिकतम सजा 10 वर्ष तक हो सकेगी। तो सामान्य नियम ये आया कि अगर वह 5 साल तक जेल व्यतीत कर चुका है तो सामान्यतः अब उसे जमानत दे दी जाएगी। लेकिन किसी भी हाल में, हर हाल में उसे कितने दिन से अधिक जेल में नहीं रखा जाएगा, जमानत दी ही जाएगी 10 साल, यानी कि जो अधिकतम आपका सजा है। अब यही नियम आपका मृत्यु दंड से दंडनीय मामलों में यह धारा 436 से लागू नहीं होगी, दिमाग में बैठा लीजिए। लेकिन आजीवन कारावास से दंडनीय मामलों में यह धारा लागू होगी। तो समस्या ये है कि अब आजीवन कारावास का जब आधा निकालना है तो धारा 57 आईपीसी दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि जब आजीवन कारावास का आधा निकालना है तो धारा 57 आईपीसी कहती है कि दंड भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्षों के तुल्य या इक्वल या समान माना जाएगा। यानी कि आधा निकाल लीजिए, कितना हुआ? 10 साल। तो अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है, अधिकतम सजा आजीवन कारावास हो सकती है, बिना जमानत के 10 साल तक जेल में रह चुका है, तो सामान्यतः अब उसे जमानत दे दी जाएगी। लेकिन किसी भी हाल में कितने दिनों से अधिक जेल में नहीं रखा जाएगा अंडर ट्रायल, यानी कि बिना निर्णय आया 20 साल। अभी भी आपका समय ज़्यादा ही है, कोई कम नहीं है। तो आपका, लेकिन एक फिर याद रखिए, एक अपवाद है। ये जो मामला आया, ये तमाम मामले बिहार के आए। बिहार में ही आपका ज़्यादा समस्या ये सब आई थी कि रुदल शाह का केस आया और कई सालों तो ऐसे ही वो दंड भुगतता रहा, और आपका राज्य सरकार के कर्मचारियों की गलती के कारण। और तमाम अभियुक्त 3-3, जैसे कि मान लीजिए घर के बाहर चोरी किया, 3 साल तक अधिकतम सजा हो सकती थी, और सुप्रीम कोर्ट में ये दिखाया गया कि 5-5 वर्ष से ऐसे अब अभियुक्त जेल में पड़े हैं, न कोई जमानतदार है और न कोई कुछ है, अपराध जमानती हैं। तो क्या 3 साल अधिकतम सजा ही हो सकती है? और अगर 5 साल से वह जेल में है, अगर न्यायालय अंत में सजा भी दे तो अधिकतम कितना दे सकता है? 3 साल। अतः ऐसे सभी अपराधियों को क्या किया जाए? मुक्त किया जाए। आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, तब आपका सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह धारा संसद ने क्या की? जोड़ी। मने भाई आपका तमाम केस आया। आपका ये अखफोड़वा कांड आया था, और फिल्म भी बनी है गंगा जल अखफोड़वा कांड पर। अखफोड़वा कांड कौन सा? खत्री, खत्री का केस आया था, और भी तमाम केस आए थे आपका बिहार का। आपका आगे देखिए, आपका ये 436 से आपका समस्यात्मक क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है, फिर हम बता दें, वह ज़्यादातर जो चांस रहता है 438 का रहता है। आपका एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत। इसके बाद हम सशर्त जमानत बताएंगे। देखिए, आपका अग्रिम जमानत या एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? तो जब भी देखिए क्या पूछा जा सकता है कि अग्रिम जमानत कब दी जा सकती है,
उन प्रावधानों का उल्लेख करिए। तो पहला नियम यह है कि 4-5 लाइन भूमिका बांधिए और उसके बाद आपका 438 का बेयर एक्ट ही लिखना है। उसको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, अगर आपको कठिन लगे तो थोड़ा आसान भाषा में करके उसका सार लिख सकते हैं। और आपका माने अग्रिम जमानत पर 2-3 केस भी देने पड़ेंगे। अब इसके बाद इसमें जो पूछा जाता है कि सामान्य जमानत और अग्रिम जमानत में अंतर, दो ही चीज़ पूछी जाती है अंतर। एक जमानती अपराध और अजमानती, कल हम बता चुके हैं। और आज हम बताएंगे कि सामान्य जमानत और अग्रिम जमानत। देखिए आपका अग्रिम जमानत कैसे शुरुआत करेंगे। देखिए आपका मैंने इंटरव्यू के लिए तो तमाम जगह से इसको जोड़ा जाता है। आपका एंटीसिपेटरी जहाँ जहाँ है, आपका जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ा जाता है तो 39 सेक्शन से एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपका माने संविदा के पालन के पूर्व ही संविदा का भंग कर दिया जाना। हिंदी में भाई अलग अलग नाम दे सकता है। प्रत्याशित जमानत, गिरफ्तारी के पूर्व जमानत, गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति मने की जमानत। लेकिन प्रत्याशित जमानत या पूर्वकालिक जमानत भी आपका कह सकते हैं, आपका पूछी जा सकती है। या निवारक जमानत एक नया शब्द है। प्रिवेंटिव आपका बेल, प्रिवेंटिव बेल का मतलब ये हुआ कि हमें बेल दे दिया जाए ताकि हमें गिरफ्तार न किया जाए, हमारी गिरफ्तारी को क्या किया जाए, निवारित। तो फिर एक बार देखिए आपका कैसे शुरुआत करेंगे। पहले एक कंसेप्ट बना लीजिए, अग्रिम जमानत। 2-3 नियम बनाइए तब आपका शुरू किया जाए। अग्रिम जमानत के बारे में प्रावधान आपका सीआरपीसी की धारा 438 में है, पहला नियम। दूसरा, अग्रिम जमानत केवल और केवल नॉन बेलेबल ऑफेंस में, यानी कि अजमानती अपराध में ही मांगी जा सकती है। केवल 2 न्यायालय सक्षम है सीआरपीसी के तहत, एक सत्र न्यायालय और दूसरा उच्च न्यायालय, यानी कि आपका एक कोर्ट ऑफ सेशन और दूसरा हाई कोर्ट। अग्रिम जमानत अगर हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन ने दे दिया, इसका मतलब क्या होता है ये भी सतर्क रहना है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ कि अग्रिम जमानत का मतलब ये हुआ, ये निर्देश दिया जाता है कि जब इन्हें गिरफ्तार किया जाए तो जमानत पर क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। अब एमपी और इत्यादि राज्यों में ये बना कि क्या गिरफ्तार किया जाएगा कि नहीं, तो आप कहेंगे कि गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन ये निर्देश रहता है कि गिरफ्तारी के बाद आप क्या दे दीजिए, जमानत। तो आभासी गिरफ्तारी होती है। आभासी मतलब ये हुआ कि दरोगा जी जाकर घर पर बैठे और वहीं कागज पत्थर पर क्या करा लिए, साइन। आभासी कहिए, ये नहीं कि पकड़ कर जेल लाइए। आपका कागज दिखाया तो वही अपना बांड नोट जो भी भरना था क्या किया गया, भर दिया गया। अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हमेशा के लिए नहीं दिया जाना चाहिए, कुछ सीमित समय के लिए दिया जाना चाहिए। और देते समय आपका शर्तें भी लगाई जा सकती हैं। अब कौन कौन शर्तें लगाई जा सकती हैं ये भी हमें देखना है। इसको हम कहते हैं कंडीशनल बेल, यानी कि सशर्त जमानत। आगे भी हम बताएंगे। तो देखिए अब शुरू किया जाए आपका अग्रिम जमानत शब्द को आपका सीआरपीसी में स्पष्टतः परिभाषित नहीं किया गया है। अग्रिम जमानत का मतलब होता है या अग्रिम जमानत का यह अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के पूर्व ही जमानत दे देना, यानी कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के पूर्व ही जमानत दे दी जाती है। ऐसी स्थिति में यदि उस व्यक्ति को उस मामले में गिरफ्तार किया जाता है
गिरफ्तार किया जाता है तो अन्य शर्तों की पूर्ति होने पर उसे तत्काल छोड़ दिया जाता है, यानी कि बांड वुंड भर दिया और प्रतिभू या जमानतदार दे दिया तो तत्काल उसे क्या कर दिया जाता है, रिहा। अग्रिम जमानत का उद्देश्य क्या है? ऐसे व्यक्तियों को हतोत्साहित करना जो अपनी व्यक्तिगत शत्रुता या दुर्भावना की संतुष्टि हेतु दंड विधि को अवांछनीय रूप से प्रयुक्त करना चाहते हैं, यानी कि दुर्भावनावश या अपने विरोधी को हतोत्साहित करने के लिए चलो इनको गिरफ्तार करके जेल भेजवा दिया जाए। तो समाज में ज़्यादातर आजकल यही हो भी रहा है। मैं हो क्या रहा है ये देखिए, हो ये रहा है कि आपका जो घर का पढ़ने वाला लड़का है थोड़ा तेज तर्रार है, जैसे ही कोई घटना होती है तो पहला एफआईआर में नाम असली अभियुक्त का नहीं उसी व्यक्ति को दिया जा रहा है जो पढ़ने वाला हो या घर को संभालने वाला हो, ताकि ये जेल चला जाए, इसका करियर बर्बाद हो जाए और तत्पश्चात हमारा काम क्या हो जाए, बन जाए। बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहाँ की फर्जी आपका फंसा दिया जा रहा है कि इनका करियर क्या हो जाए, बर्बाद। तमाम आपका समस्याएं भी हैं भाई, बहुत खुलकर नहीं बताया जा सकता, एक हमारी भी सीमा है बताने की, लेकिन तमाम आपका ऐसे मुकदमे इस समय हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपका ज़्यादातर मुकदमे कि लड़का पढ़ रहा है कहीं और उसका नाम दे दीजिए और क्या करिए, फंसा दीजिए। लेकिन मैं फिर सतर्क कर रहा हूँ अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर है तो फार्म भरते समय इस बात का ज़रूर उल्लेख करिए कि हमारे खिलाफ ये मुकदमा है, क्योंकि आप सेलेक्ट भी हो जाते हैं। अगर आयोग ज्वाइन नहीं कराता तो आप हाई कोर्ट से लड़कर ज्वाइनिंग पा सकते हैं कि जब तक हम अंडर ट्रायल हैं तब तक हमें ज्वाइन कराया जाए। और वहीं लिखा जाता है कि राजनीतिक विद्वेषवश इत्यादि कारणों से हमारी करियर बर्बाद करने के लिए हमें फंसाया गया है। अगर न्यायालय हमें दोषी पाता है तो हमें नौकरी से क्या किया जाए, निकाल दिया है। तो हाई कोर्ट में लोग जाते हैं, वहाँ से रिलीफ पा जाते हैं। एक दो लोग एपीओ में भाई कोचिंग गए थे 2015 वाले बैच में, उनका हो भी गया था, लेकिन अब समस्या उनके साथ ये आ गई कि जब वह आयोग का इंटरव्यू देने गए तो वहाँ क्या आपके खिलाफ कोई एफआईआर है, तो उन्होंने फार्म भरते समय लिख दिया था कि हमारे खिलाफ कोई मुकदमा किसी थाने में कायम नहीं। और बाद में जब वेरिफिकेशन में गया तो मुकदमा निकल आया एक, तो निकल आया तो ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। सचिव तमाम जगह दौड़े। बस सरकार के अधिकारियों का ये कहना है कि जब आपके खिलाफ मुकदमा था तो आपने झूठ क्यों बोला, उसी समय बता देते कि हमारे खिलाफ क्या है मुकदमा। तो भाई आप झूठ बोल दिए, जब पहले ही झूठ बोल रहे हैं तो नौकरी में क्या करेंगे, तो ज्वाइन नहीं कराया। अब यह कि लखनऊ हाई कोर्ट में याचिका दायर किए हैं, अब क्या होगा क्या नहीं कौन जानता है। अब उनकी सीट वैकेंट मानकर दूसरे को ज्वाइन करा दिया गया। हाई कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि इनकी सीट वैकेंट रखी जाए। फिर कुछ लोगों का 2015 वाले में लास्ट में वेटिंग लिस्ट में निकला था, हमें लगता है कि पहले तीसरी बार निकला था, मैंने और दो तीन लोगों को फिर से ज्वाइनिंग कराई गई। तो भाई आप सतर्क रहिए, आप मुकदमा है तो एक बार लिख दीजिए, मैं फिर बता रहा हूँ, बाद में अपना हाई कोर्ट से लड़ भी लेंगे, और नहीं लिखेंगे तो वो भी आधार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आइए अग्रिम जमानत देखा जाए। आइए अब बेयर एक्ट की भाषा, ये तो उद्देश्य लिख देंगे, अग्रिम जमानत क्या होती है। अब बेयर एक्ट की भाषा निकालिए 438। देखिए भाई एक एक शब्दों पर 438 निकाल लीजिए और एक एक शब्दों पर ध्यान दिया जाए। देखिए, गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश। प्री और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि किसको सूचना दी जाएगी, एप्लीकेशन आया है और कितने दिन पहले, ये भी सतर्क रहना। देखिए कह करके पहला खंड, जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है कि उसको किसी
अजमानती अपराध के किए जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जाए तो वह इस धारा के अधीन निर्देश के लिए माने डायरेक्शन के लिए उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को एप्लीकेशन दे सकता है, यानी कि आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए। यानी कि जब उसे गिरफ्तार किया जाए तो जमानत पर उसे क्या किया जाए। तो यहीं पहले मैं बताया कि गिरफ्तार किया जाएगा, भले 1 सेकंड के लिए किया जाए, और फिर बांड वोंड भरने पर जमानत पर क्या किया जाएगा, ये ना कहेगा कि गिरफ्तार किया ही नहीं जाएगा। भले आभासी ही गिरफ्तारी सही, गिरफ्तारी होगी उसके बाद उसे क्या किया जाएगा, जमानत पर छोड़ दिया जाए। और उच्च न्यायालय अन्य बातों के साथ निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि आपका अभियोग की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक को पूर्वोत्तम जिसमें यह तथ्य भी कि क्या उसने किसी संज्ञेय अपराध की बाबत किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि मने पहले की जा चुकी है कि नहीं, न्याय से भागने की आवेदक की संभावना पर विचार करेगा, अभियोग के नेचर पर विचार कर लिया, पहले सजा पाया है कि नहीं यह व्यक्ति, इस पर विचार कर लिया, जहां आवेदक द्वारा उसे इस प्रकार गिरफ्तार करके क्षत पहुंचाने या अपमान करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया है, उस पर कोर्ट ने विचार किया और विचार करने के बाद या तो तत्काल आवेदन अस्वीकार करेगा या अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए अंतरिम आदेश देगा। या तो आवेदन डिसमिस हो गया या अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए इंटरिम आर्डर आपका न्यायालय ने क्या किया, दिया। परंतु यह कि जहां यथास्थिति उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय ने इस उपधारा के अधीन कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है या अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया है, तो ऐसी दशा में पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना क्या कर ले, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए हैं, तो जब तक कि हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करता या अगर आपका आवेदन खारिज कर दिया, तो पुलिस को ये अधिकार है कि आपको वारंट के बिना तब तक क्या कर ले, गिरफ्तार। इसीलिए जब अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दीजिए तो जब तक कि न्यायालय का कोई आदेश न आ जाए तब तक आप छुपे रहिए। अगर इस बीच पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले तो अग्रिम जमानत का कोई मतलब नहीं है। तो कई लोग जाकर अधिवक्ता के साय में छुप जाते हैं। साय का मतलब कि ये हुआ कि अधिवक्ता के घर में जाकर क्या करते हैं, छुप जाते हैं। अधिवक्ता साहब पैसा भी लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ कोई पुलिस वुलिस नहीं आएगी, यहाँ आराम से पड़े रहो, खाओ पियो ऐश करो और आपका यहाँ कोई आने वाला नहीं, बस पैसा पैसा पैसा, यानी कि क्या दो, पैसा दे दो। कई ऐसे अधिवक्ता है जो अपने घर में भाई ऐसे लोगों को क्या करते हैं, क्योंकि आपका जल्दी घर में तो प्रवेश नहीं करेगी। अगर जैसे ही अंतरिम कोई आदेश दिया गया, स्टे लग गया गिरफ्तारी पर, यानी कि अग्रिम जमानत के लिए अंतरिम आदेश आया, तो अब बल्ले बल्ले हो गई। अगर आवेदन खारिज, तो अब वकील साहब कहेंगे कि जाओ और थाने में जाकर क्या कर दो, आत्मसमर्पण। और पैसा वाला है तो कहाँ चला जाएगा, अब सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि अभी छुपे रहो, हम कहाँ से तुम्हें अग्रिम जमानत दिलवा देंगे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अग्रिम जमानत दे सकता है कि नहीं दे सकता है। अब आपका जवाब रहेगा किस धारा में, तो ये सीआरपीसी में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 145 के तहत, याद रखें इंटरव्यू का क्वेश्चन है, नियम बनाता है और उन्हीं नियमों के तहत जमानत मंजूर या डिनाई इत्यादि के बारे में नियम बनाता है और उन नियमों के तहत क्या देता है, जमानत। तो नहीं हुआ तो अब गिरफ्तार हुए जाइए, अब क्या अब क्या होगा अब। नहीं अगला देखिए खंड 1A देखिए,
जहां न्यायालय उपधारा 1 के अधीन अंतरिम आदेश मंजूर करता है, माने कुछ समय के लिए गिरफ्त आपका जमानत देता है, वहां वह तत्काल एक सूचना जो 7 दिवस से और न्यून की सूचना न होगी के साथ ऐसे आदेश की एक प्रति न्यायालय द्वारा आवेदन को अंतिम रूप से सुनवाई के समय लोक अभियोजक को सुनवाई का उचित अवसर देने की दृष्टि से लोक अभियोजक और पुलिस अधीक्षक को देगा। ये भी आपका क्वेश्चन इंटरव्यू में और प्री में बनता है, लिखना ही पड़ेगा अपनी भाषा में। देखिए, जहां उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय अंतरिम आदेश देता है, कोई अंतरिम आदेश मतलब कि कुछ समय के लिए इनकी गिरफ्तारी पर हम क्या लगाते हैं, रोक, यानी कि कुछ समय के लिए हम अग्रिम जमानत देते हैं, इंटरिम अवस्था माने हमेशा के लिए नहीं। तो अंतिम आदेश देने से पहले ऐसा न्यायालय आपका सूचना देगा। तो कम से कम कितने दिन पहले सूचना देगा? 7 डेज। और किसको सूचना देगा ये याद रखिए, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि लोक अभियोजक और उस जिले के पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी को और लोक अभियोजक को। क्यों देगा? ताकि ये लोग भी अंतिम सुनवाई में आके और अपना क्या रखें, पक्ष। तो ये सूचना कम से कम कितने दिन पूर्व इनको दी जाएगी सुनवाई के? 7 दिन। भाई किसको दिया जाएगा? सतर्क रहना है, लोक अभियोजक को और पुलिस अधीक्षक। कितने दिन? अंतिम सुनवाई के कितने दिन पहले? 7 दिन, कम से कम 7 दिन। भाई वैसे सूचना 10 दिन 15 दिन 1 माह दे दिया जाता है, लेकिन कम से कम याद रखिए कितने दिन? 7 दिन। अगला देखिए 1B, अग्रिम जमानत चाहने वाले आवेदक की उपस्थिति। यदि लोक अभियोजक द्वारा इसके लिए आवेदन पर न्यायालय यह विचार करता है कि न्यायहित में ऐसी उपस्थिति आवश्यक है, तो न्यायालय द्वारा आवेदन की अंतिम सुनवाई और अंतिम आदेश पारित करते समय बाध्यकारी होगी। यानी कि जो व्यक्ति अग्रिम जमानत मांग रहा है, अगर लोक अभियोजक न्यायालय से मांग करता है कि अंतिम सुनवाई के समय ऐसे आवेदक को भी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में क्या रखा जाए, उपस्थित, तो न्यायालय आदेश दे सकता है कि आवेदक भी उस दिन आए जब अंतिम सुनवाई हो। तब आवेदक को आकर कोर्ट में क्या होना पड़ेगा? खड़ा होना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। अगला देखिए आपका खंड 2। खंड 2 ये बताता है कि जब अग्रिम जमानत दी जाती है तो सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय कुछ कंडीशन या शर्तें लगा सकता है, और उनमें आपका जिसके अंतर्गत निम्नलिखित शर्तें भी हैं। यानी कि 4 शर्तों का तो उल्लेख किया गया है, इसके अलावा अन्य शर्तें भी क्या कर सकता है? ये न्यायालय लगा सकता है। भाई ये शर्तें एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है, तो कौन कौन सी शर्त लगा सकता है? देखिए, यह शर्त कि ऐसा व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और जब अपेक्षित हो उपलब्ध होगा, मैंने पुलिस के समक्ष हाजिर हो और पुलिस जो पूछे उसका क्या करो? उत्तर दो। दूसरा, यह शर्त कि वह व्यक्ति आपका कह सकते हैं किसी गवाह को आपका न तो उत्प्रेरणा देगा, न धमकी देगा, न वचन देगा, न दिलवाएगा, यानी कि आपका कि ऐसे तथ्यों को प्रकट न करेगा वह। फिर यह शर्त लगा सकता है कि ऐसा व्यक्ति भारत के बाहर न्यायालय की परमिशन के बिना नहीं जाएगा, यानी कि भारत छोड़कर जाने पर क्या कर सकता है? रोक। और ऐसी अन्य शर्तें जो 437 के किस क्लास में दी गई हैं? 3 में। तो आपका क्वेश्चन एक अलग से बनता है, सशर्त जमानत क्या होती है? क्या जमानत देते समय किन किन शर्तें लगाई जा सकती हैं, उनका उल्लेख करिए। तो 2 कंडीशन आपको लिखना है, 437 का खंड 5 और 438 का कौन सा? खंड 2। ये शर्तें सभी यहाँ दी गई हैं, कल हम बताएंगे, आज तो भाई मुश्किल है क्योंकि यहीं बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अगला देखिए आपका खंड 3, लास्ट में देखिए खंड 3 आपका। खंड 3 क्या कहता है? खंड 3 आपका जो हमने बताया
वहीं आपका कि अग्रिम जमानत का मतलब ये हुआ कि उसे गिरफ्तार किया जाए तो जमानत दे दिया जाए। तो अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाना चाहिए, अब तो इसे अग्रिम जमानत मिल गई है, तो कौन सा गिरफ्तारी का वारंट अब जारी किया जाएगा? तो गिरफ्तारी का वारंट दो प्रकार का होता है, एक बेलेबुल, एक नॉन बेलेबुल। तो बताइए कौन सा वारंट अब जारी किया जाएगा? बेलेबुल, यानी कि जमानती वारंट मजिस्ट्रेट जारी करेंगे। जमानती वारंट का मतलब कि गिरफ्तार किया जाए और जमानतदार दे दे तो वहीं से क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। अब वही बात किस क्लास में लिखी गई है? 3 में। देखिए, यदि तत्पश्चात ऐसे व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है और वह या तो गिरफ्तारी के समय या वह ऐसे अधिकारी के अभिरक्षाधीन है, तब किसी समय जमानत देने के लिए तैयार हैं, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। तो मैं पहले ही बताया कि अग्रिम जमानत का मतलब ये नहीं हुआ कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन जैसे ही वो जमानत देने के लिए क्या हो गया, तैयार, वैसे ही उसे क्या किया जाएगा, जमानत पर अब क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद मजिस्ट्रेट वाला आता है। देखिए, तथा यदि ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम बार ही वारंट जारी किया जाना चाहिए, तो आपका तो वह उपधारा 1 के अधीन न्यायालय के निर्देश के अनुरूप कौन सा वारंट जारी करेगा, जमानती। तो फिर एक बार एक लाइन लास्ट में बताइए, जमानती वारंट आपका सीआरपीसी की 21 धारा में प्रावधानित है 71, यानी कि जमानती वारंट की धारा में है 71। तो इस प्रकार केस एक दो कल बता देंगे। आपका कल जो चलेगा ये थोड़ा एक दो क्वेश्चन पढ़ा के पीछे वाला चैप्टर चला जाएगा, लिखवा जाएगा अभी एक दिन बाद, एक ही बार 4-5 क्वेश्चन हो जाए। देखिए, आप पढ़ कर क्या आएंगे। आपका दंडादेश का पूछा नहीं जाता ज़्यादा, ये छोड़ दीजिए। आपका ये अध्याय 32 छोड़ दीजिएगा, ट्रांसफ़र भी कम चांस रहता है, ट्रांसफ़र भी अध्याय 31 भी छोड़ दीजिए। अध्याय 30 पढ़ाया जाएगा, निर्देश और पुनरीक्षण। इसमें आपका एक क्वेश्चन आपका बनने का चांस रहता है, मैंने पुनरीक्षण, निर्देश तो कम चांस रहता है। पुनरीक्षण क्या होता है, अपील और पुनरीक्षण में अंतर बताइए, जो क्वेश्चन बनता है। पुनरीक्षण और अपील तथा पुनरीक्षण में अंतर, यानी कि अध्याय 30 प्री में भी पूछा गया था कि निर्देश और पुनरीक्षण सीआरपीसी के किस अध्याय में है। कई लोग अध्याय वाइज गलती कर दिए थे, तो अध्याय 30 में है। तो कल इसको बताया जाएगा भाई। कल सुबह वहीं आपका आईपीसी चलेगी और फिर आपका देखते हैं, अगर आईपीसी के बाद समय मिला तो एविडेंस उठाएंगे। भाई आपका प्रयास करेंगे कि सीआरपीसी दोनों टाइम शाम को चले ताकि स्पीड में रहे सीआरपीसी। और आपका सुबह आईपीसी और एविडेंस, तो भाई सुबह आपका आईपीसी और एविडेंस दोनों लेकर आइएगा। तो आईपीसी में आपका मानहानि लोग कह रहे हैं एक चैप्टर इधर बचा है, एक दो चैप्टर देखते हैं। आईपीसी लेकर आइए और आपका एविडेंस, तो जो एविडेंस में तो आपका एविडेंस में यहाँ से शुरू किया जाएगा भाई। आपका अध्याय यहाँ धारा 56 से शुरू करते हैं, 56 से लेकर और आपका 100 तक पढ़ाएंगे। उसके बाद आपका 5 से लेकर 55 तक, क्योंकि बिहार उहार में आपका 56 से भी 57 से क्वेश्चन आया है। तो इधर 57 से आता है, फिर 59 60 से 61 62 63 64 65, इसके बाद फिर छोड़ना रहता है, फिर उपधारणा से आता है। मान के चलिए 1 2 3 4, अगर 5-6 क्वेश्चन बता दिया जाए तो हमें लगता है कि इधर आपका 56 से लेकर 90A तक समाप्त हो जाएगा 5 क्वेश्चन में, 6 क्वेश्चन में। तो कल लेकर आइए, आपका सुबह वही 9 बजे से चलेगा भाई। और रेगुलर क्लास आपका सोमवार से अभी चलेगा, जो रेगुलर चलता है।